केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस लंबे समय से हाथ पैर मार रही है, पर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी देश पर राज करने वाली कांग्रेस अब देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य की सत्ता पर भी काबिज नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के धुरंधरों को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद थी और शायद है भी कि भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान जैसी कोई तरकीब फिर आएगी और देश में एक बार फिर कांग्रेस को हुकूमत करने का फिर मौका मिल जाएगा। इनमें से एक तरकीब के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देखा जा सकता है, जिन्हें वायनाड की सीट से जीतकर संसद की चौखट चढ़ने का मौका मिल गया है। पर सवाल है कि क्या कांग्रेस की डूबती नैया की खेवैया प्रियंका बन पाएंगी? नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आज कांग्रेस की राजनीति, परिणति और भविष्य के मसले पर विमर्श के लिए आपका स्वागत है। कांग्रेस जो देश की आजादी से लेकर 2014 तक सत्ता की धुरी में रही, आज सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका के लिए भी तरस रही है। देश के राज्यों में भी कांग्रेस का अस्तित्व संकट में आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान दी, जहां दाल नहीं गल पाई। अब उपचुनाव के जरिए ही सही, पर प्रियंका की संसद में एंट्री हो गई है, तो सदन में आक्रामक तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय राजनीति पर विचार करें तो वर्तमान दौर युवाओं का है और सत्ता के शीर्ष पर विराजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली युवाओं को कहीं ज्यादा प्रभावित करती नजर आ रही है, जिसका परिणाम है कि भाजपा पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना चुकी है और आने वाले 4 सालों तक कांग्रेस को विपक्ष की ही राजनीति करनी पड़ रही है। अब सवाल है कि क्या प्रियंका वाड्रा इन 4 सालों में कांग्रेस को उतनी ताकतवर बना पाएंगी कि साल 2029 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता हासिल करने के काबिल बन पाए? क्या प्रियंका कांग्रेस की राजनीति में नया सवेरा ला पाएंगी कि देश के राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन पाए? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान के रूप में बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का एशियन न्यूज पर हार्दिक अभिनंदन है। सवाल है, बड़ा सवाल है, कांग्रेस की डूबती नैया की खेवैया पार लगाने की कोशिश, जद्दोजहद जारी है। सवाल लेते हैं अभय नारायण राय जी से। अभय नारायण राय जी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी काफी धाक है और लगभग 35 सालों से ऊपर से राजनीति करते आ रहे हैं और इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं। इसलिए अभय नारायण जी से समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया कि राज्य ही नहीं देश की राजनीति से कांग्रेस बेपटरी हो गई और आज तक कितनी भी मशीनें लगा करके कांग्रेस को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं। समस्त कांग्रेसी देश से लेकर राज्य तक के जितने भी नेताओं का जोर लगा लें। क्या कारण है अभय नारायण राय जी? आपको क्या लगता है, ऐसी गलती क्या हो रही है जो जिसको कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही है? दुबे जी, जी सबको बधाई दूंगा मैं। पैनल पे उपस्थित हमारे पत्रकार साथी, भाजपा के प्रवक्ता साथी और जो दर्शक आपके माध्यम से हम सबको देख और सुन रहे हैं, सबको नववर्ष की बधाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कांग्रेस को लेकर जी। एक तो मुझे आपके जो शीर्षक बनाया है उस पर ही आपत्ति है, डूबती नैया जी। कांग्रेस इस देश में कभी डूबती नैया नहीं रही जी। कांग्रेस आज भी जिंदा है, कांग्रेस आज भी सार्थक है और कांग्रेस आज भी उसी तरह काम कर रही है जिस भावना से वो सत्ता में रह के काम करती है जी। अब तो कुछ भूमिका में, विपक्ष में। दूसरी बात, कारण आपने कहा, बहुत सारे बदलाव राजनीति में आए हैं। 70 के दशक की राजनीति, 80 के दशक की राजनीति और 90 के दशक की राजनीति एक अलग राजनीति थी जी। कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में थी, कांग्रेस लीड करती थी, लेकिन मिली जुली सरकारों का दौर 75 के बाद प्रारंभ हो गया जी। 75 में आपातकाल के दौरान जब सारे राजनीतिक दल के लोग एक हुए, 70 का चुनाव हुआ और परिणाम आया जी।
तो कांग्रेस लेकर जाके सरकार बनी जो जनता पार्टी की सरकार कहलाई। लेकिन आप देखिए कि उस सरकार में प्रधानमंत्री से लेके तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्री थे वो कांग्रेस से गए हुए लोग थे, जो किन्हीं भी कारणों से कांग्रेस से बाहर गए थे, वही जाके वहां सत्ता में फिर बैठे। 80 में फिर कांग्रेस आई। 80 से 90 का दशक जो रहा, औद्योगिकरण धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नया बदलाव समाज में आ रहा था, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्ड खेला धार्मिक। राम मंदिर के मुद्दे पर पद यात्रा आडवाणी जी ने प्रारंभ की। जब भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी तो भारतीय जनता पार्टी के बाद न तो आजादी के इतिहास में कोई भूमिका थी, न 80 से लेके 52 के बीच में कोई ऐसी भूमिका थी, न कोई नेतृत्व था जो उनको ये बताया कि हमने ये काम देश के लिए किया, और न उनकी पहचान बन पा रही थी। चाहे वो जनसंघ के नियम छाप में लड़ते रहे हों, जनता पार्टी के हलदर में लड़े। 80 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और आडवाणी और वाजपेयी जी के हाथ में जब बागडोर आई तो वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता बने और आडवाणी जी एक धार्मिक नेता के रूप में चले गए, और वहीं से धार्मिक कार्ड खेलना चालू हुआ। राम मंदिर को लेकर अभय नारायण जी, इतिहास के पन्नों को जितना पलटेंगे उतनी ही तकलीफें बढ़ेंगी। हम आज की बात करते हैं कि आज के परिवेश में आखिर ऐसी कौन सी भूल हो जा रही है। सवाल यह है, आज के परिवेश में अगर धार्मिक कार्ड की बात है तो 110 करोड़ हिंदुत्व वाले देश में, जहां पे लगभग 110 करोड़ हिंदुत्व आबादी है, ऐसे देश में अगर कांग्रेस को जरूरत थी हिंदुत्व कार्ड अपनाने की तो उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? वह क्यों दूर भाग रहे हैं? हिंदुत्व से अपने आप को क्यों दूर लेकर जा रहे हैं? दुबे जी, ये देश संविधान से चल रहा है। ये देश के संविधान में हम भारत के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। जो सभी धर्म के लोग हैं वो भारतीय नागरिक है। हम कोई भी भारतीय नागरिक को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर बात करने की कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। देखिए, अगर ऐसा है तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो नारा दिया हुआ है ये कांग्रेस का ही दिया हुआ है। अल्पसंख्यक जो होगा उसकी रक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। आज हम कहीं, आज बांग्लादेश में देखिए, चिंगारी कहीं लगेगी तो आग तो उठेगा और सत्ताधारी दल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहा है। तो अगर जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक होगा उनके लिए संविधान ने जो व्यवस्था की है उसकी बात की जाएगी। मैं वही कह रहा था कि उसके बाद भी हम 2004 से 2014 तक जो शासन में रहे, तमाम विकास की बातें, सूचना का अधिकार लाने का काम, मनरेगा लाने का काम, युवाओं के बीच में जाके उनको स्थापित करने का काम, तमाम जो योजनाएं, शिक्षा का अधिकार, भूख का अधिकार, सारे 10 साल के कार्यकाल में आए हैं। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद 14 में सरकार का उदय हुआ। इस सरकार ने जो आवरण बनाया था 5 साल के अंदर, जितने भ्रष्टाचार की बात की, जितने घोटालों की बात की, 10 साल के अंदर किसी को सिद्ध नहीं कर पाए। सारे लोग बाइज्जत बरी हुए जिनको इन लोगों ने आरोप लगा लगा के संज्ञान में लिया था और भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन चलाया उसकी स्थिति समझ में आ गई। आज देश कहाँ चला गया? आज देश समाजवादी रास्ते से हट गया। आज देश तमाम सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते से हट गया। आज सांप्रदायिक शक्तियां काम करने लगी। आज हिंदू और मुस्लिम में देश को बांटा जाने लगा। तो कांग्रेस विचारधारा पे कायम है, कांग्रेस को मानने वाला मतदाता भी कायम है। सत्ता की बात आप करेंगे तो जरूर हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मानसिकता, मैं सत्ता की बात नहीं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं। अभय नारायण जी, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं, मैं सत्ता की बात अभी नहीं करता। हमारा यह प्रोग्राम नेतृत्व के ऊपर है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व जो है वो नहीं स्वीकारा जा पा रहा है। ये हम पिछले लगभग 15 सालों से देखते हुए आ रहे हैं और वो अभी भी दिख रहा है। 3 टर्म के चुनाव पे हम लोगों ने देख लिया। आप चुनाव परिणाम के हिसाब से अगर कह रहे हैं कि नेतृत्व नहीं स्वीकारा जा रहा है तो कांग्रेस का नेतृत्व जनता नहीं स्वीकार रही है। परीक्षा का तो रिजल्ट के हिसाब से ही देखा जाएगा। आगे बढ़ रही है लगातार पद यात्राएं करना, लगातार संविधान की बात करना। आज जय भीम, जय संविधान, जय बापू का नारा कांग्रेस ने दिया। इस समाज ने दिया, आवश्यकता के हिसाब से दिया। आज ये 400 का नारा देने वाले लोग 240 पे आ गए और 240 में 120
इस पार्टी के सांसद हैं। अभय जी वापस आपको लाता हूं, आप पार्टी पे चले जा रहे हैं। 40 तो विचारधारा के लोग नहीं है। अभय जी मैं आपको वापस लाता हूं, मुद्दा पे लाता हूं। अभय जी वापस मुद्दा पर आइए। कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस के विचारधारा का आदमी है। नहीं मेरी बात समझिए, के हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। अभय नारायण जी, मुद्दा है नेतृत्व का कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह ले पाएंगी, और ऐसा लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने कमाल दिखाया था, जैसे इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व संभाला था, वैसे क्या राहुल गांधी जी जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्रियंका गांधी जी कर पाएंगी? देखिए, पहली बात तो नेतृत्व का संकट कांग्रेस में नहीं है जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। सोनिया जी हमारी चेयरपर्सन हैं जी। और राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने जवाबदारी छोड़ी है और वो नेतृत्व कांग्रेस का भी कर रहे हैं। प्रियंका जी भी एक सहयोगी के रूप में आई हैं। आगे चल के कांग्रेस क्या तय करेगा, पार्टी तय करेगी, कार्य समिति बैठेगी, संगठन के चुनाव होंगे, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में होगा, जब प्रियंका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आएंगी तो नेतृत्व करेंगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और तमाम सांसद उनके साथ खड़े हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और पार्टी अपना काम कर रही है। तो ऐसी आवश्यकता इस डिबेट में प्रियंका जी को लेकर अगर आप बात कर रहे तो उनका पहला भाषण जो उन्होंने संसद में दिया उस दिन ये समझ में आ जाना चाहिए था सबको कि प्रियंका जी का भाषण सरकार भी हिली और कंटेंट आया उसमें, उन्होंने बातें की। राहुल जी जो वहां बोलते हैं वो कंटेंट आता है, बातें करते हैं। तो नेतृत्व का संकट कांग्रेस में कभी नहीं रहा है, ना आजादी के पहले ना आजादी के बाद। कांग्रेस में नेतृत्व हमेशा मजबूत रहा है और सक्षम रहा है। चलिए मान लेते हैं ऐसा ही हो। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी से सवाल लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, जितना भी चीज अभी अभय नारायण राय जी ने कहा है, जितनी भी बातें बताई हैं, उस सब से अलग मैं आपसे सवाल करता हूं। मैं समझना चाहता हूं आपसे कि आप कांग्रेस को ये बताने की कोशिश करें अपने भाषा में, क्योंकि आप अभी विजेता हैं, तो अभी आप विजेता हैं तो शायद आप बेहतर बता पाएं कि आखिर कौन सी चीज छूट रही है कांग्रेस से। कहीं तो चूक हो रही है, कौन सी बड़ी चूक है? सबसे बड़ी बात है कांग्रेस आज के दौर में जी अव्यवहारिक हो चुकी है, प्रासंगिक हो चुकी है और लगभग 139 साल पुरानी है जी। सही मायने में विचारों से भी बुरी हो गई, संगठन से तो बुरी है ही, तो बिल्कुल नए चीज को नित नए प्रयोग करती नहीं है। वही हम देख रहे हैं, मतलब आजादी के बाद से एक परिवार का लगातार नेतृत्व हमको पता है। अब राहुल गांधी के बाद जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, अगला इनका कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा? वही प्रियंका गांधी होगी, फिर उनके बेटे होंगे, फिर उनका आंतरिक मामला है। सबसे बड़ी बात है इनके ना विचारधारा की कमी हुई है। मैं ईमानदारी से कहूँ, हम तो 2 सीट से हम पर हंसते थे, हम यहाँ तक आए तो हम नीत नए थे, हमने समय को समझा, हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति पे नहीं चलते रहे, हम जो व्यवहारिक रहा उस पर करते रहे। कांग्रेस कभी नहीं करी इस मामले में, वही ढर्रे पे। देखिए एक समय था देश में 80% राज्यों पे कांग्रेस का राज था, आज 20% में भी कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज पकड़ लेते हैं, देखो अब मैं 2-3 बातें कहता हूँ। ठीक, अब एक नया नारा शुरू कर दिए, संविधान पे हमला, संविधान पे हमला। अरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया संविधान को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, किसी का माइकल आग नहीं कर सकता। धारा 368 में जो संवैधानिक संशोधन के प्रावधान है, उस प्रावधानों का सबसे ज्यादा यदि किसी ने दुरुपयोग किया ना तो कांग्रेस ने किया। आप देखिए कम से कम 100 बार इस राज्य हम लोग मुद्दा से हट रहे हैं। रविंद्र सिंह जी मुद्दा से हट रहे हैं, मेरी बात समझिए। मुद्दा पर आते हैं, नेतृत्व पर मुद्दा है कि क्या कांग्रेस में प्रियंका जी, आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस क्यों असफल हो रही, मैं उसका बता रहा था। अब आप नेतृत्व पे आएंगे तो प्रियंका गांधी कहीं से भी कांग्रेस के नेतृत्व को सफल नहीं हो सकेगी। मैं कारण बताता हूँ। बहुत उम्मीद पे इनको लेकर भेजा गया था उत्तर प्रदेश में, पहली बार ना एक डायनेमिक फेस के रूप में, एक नए चेहरे के रूप में 2 सीटें पाई उसने इनके। जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जब प्रभारी बनी थी, भले इंदिरा गांधी से उनका नाक मिलता होगा, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा गुण तो प्रियंका गांधी में कहीं भी नहीं है। 70 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार चुके, और प्रियंका गांधी कब एंट्री करनी है राजनीति में? आप सोचिए, लड़ना था उनको चुनाव, तो चुनौती देता हूँ 2024 के लोकसभा के प्रमुख चुनाव पे लड़ना था, न कि बाई इलेक्शन पे। सेफ सीट से सेफ मोड में कहां से आ रही? केरल के वायनाड से।
जहाँ कभी गई नहीं, क्योंकि हमें मालूम है केरल का वायनाड कैसा क्षेत्र है और वहां से आ रही क्षमता तो उत्तर प्रदेश से लड़ लेती हो, अमेठी से लड़ लेती, कहीं और रायबरेली से लड़ लेती, एकदम सेफ सीट चुन के आ रहे हो, वो भी बाई इलेक्शन पे। राहुल गांधी झांसी सीट छोड़ते, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं संकटों का सामना नहीं कर सकता, चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, क्या नेतृत्व को संभालेंगे पहले बताइए। हमने देखा भी है यूपी में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। एकदम एक लाइन पे कहूं तो प्रियंका गांधी आने वाले समय में कांग्रेस की डूबती नैया को कभी पार नहीं लगा सकती। इस बार 99 में आ गए थे, मैं कह रहा हूँ दावे से अगली बार 50-60 में रुक जाए, प्रियंका गांधी भी नेतृत्व करे तो बहुत अच्छी की बात नहीं। योगी जी हैं, योगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े विश्लेषक हैं। योगी राज जी, आपसे ओवरऑल चर्चा में जो इसका आकलन है उसमें समझना चाहता हूं मैं, और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं, एशियन न्यूज़ के सभी को आपके माध्यम से, कि क्या लगता है आपको, जैसे प्रियंका गांधी जिस हिसाब से अब मेहनत कर रही हैं, उनका जो पुराना परफॉर्मेंस रहा है या जो रिस्क लेने की क्षमता है वो कहाँ कम रह जा रही है? जैसे मैं आपसे एक और सवाल का जवाब चाहूंगा, इसी में मैं दूसरा सवाल भी आपको साथ में कर देता हूं। सेफ सीट क्यों चुनना? जैसे अमेठी से स्मृति ईरानी गई, उन्होंने लड़ा राहुल गांधी के खिलाफ, जीता भी एक बार हारी भी, तो कोई इनका नेता जो बड़ा लीडर है, जो सामने अपने आप को देश में बड़ा बताता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे परिवार से कोई व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन का कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो बनारस से जाके क्यों नहीं लड़ता, या वो ऐसे डायरेक्ट चेहरे के खिलाफ क्यों नहीं लड़ता जहां पे यह बता पाए कि हाँ हम भी देश के लीडर हैं और नेतृत्व करते हैं और हमको भी देश चलाने की क्षमता है, हम भी चला सकते हैं और देश को आगे लेके जा सकते हैं। फिर अब प्रियंका गांधी जी का नाम आया है, तो दोनों ही सवालों का आपसे इस पर विश्लेषण चाहूंगा योगीराज जी। देखिए दुबे जी, ऐसा है लीडरशिप की क्वालिटी ही, जैसा कि इसमें नाम है नेतृत्व जी, तो या तो आपको क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। लीडर का मतलब होता है कि पूरी सेना पीछे और लीडर आगे जी, और वो ये नहीं देखते आने वाले रास्ते में कितनी चुनौतियां हैं, कितने गड्ढे हैं आगे, हम आसानी से उनको पार कर पाएंगे कि नहीं, पहाड़ चढ़ पाएंगे कि नहीं। वो नेता वो नेतृत्व करता है, वो रास्ते तलाशता है। वो अपने रास्ता एक बार उसने अपना लिया, फिर वो ये नहीं देखता कि कितना कठिन रास्ता आगे है। वो उन कठिन रास्तों में अपना नेतृत्व की क्षमता से रास्ता निकालता है जी। और यहाँ वो क्या रहा है, यहाँ आप एक सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसपे कि आप आसानी से पार कर जाए जी। तो यही आपके चैलेंज की असली परीक्षा यही हो जाती है जी, कि आप नेतृत्व करने की बजाय आप उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ आप सेफ हो। मान लो लड़ाई जब हो युद्ध के मैदान में, सेनापति ये कहे कि साहब मुझे तो शेल्टर होम से बाहर मैं नहीं निकलूंगा और वहीं जाके मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, तो बाकी जो सेना है वो क्या आप मरने भेज देंगे क्या आप? वो लड़ने भेज देंगे क्या आप उसको? आपको तो आगे आना ही पड़ेगा। सेनापति उस 125 वर्ष पुरानी पार्टी की सेनापति है, और इसलिए आपको पीछे से नेतृत्व करना पड़ेगा। तो एक बात तो ये है कि आप चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी 125 साल पुरानी है, जो गांधी परिवार पूरे जन में बसा है, उस गांधी परिवार को एक सीट नहीं मिलती जीतने के लिए। वो ऐसी जगह जाते हैं जहां से कैसे ना कैसे आप जीत पाए और आप अपनी इमेज बचा पाए। तो आप इमेज बचाने की कोशिश में क्यों लगे? यदि आप खुद सेफ सीट तलाशेंगे तो हर कांग्रेस का जो वर्कर है वो सेफ सीट तलाशना चाहेगा। कौन ऐसा नेता है कांग्रेस में अभी तक जिसको 25 साल मौका मिला हो अपने आप को स्थापित करने का? आज एक चुनाव कोई आदमी हार जाता है तो दोबारा से उसकी वापसी कब होगी इसका कोई भरोसा नहीं। और या तो 20-25 मौके आपको मिल रहे हैं। 89 चुनाव राहुल गांधी हारे, तो स्थापित होने के लिए आपको कितने अवसर आपको चाहिए? सेम यही प्रियंका गांधी के साथ हो रहा है। अच्छा, आप ये देखिए, अभी हाल ही में उनकी अपीयरेंस हुई संसद में, वो आई और संसद में आपके पास तमाम मुद्दे, लेकिन आप फिलिस्तीन का बैग टांग के चली गई। तो कम से कम आपको मुद्दे समझने पड़ेंगे कि देश के मुद्दे क्या हैं, देश का भाव क्या है, देश का विचार क्या है, देश आपसे क्या उम्मीद करता है। आप बार बार बात करते हैं कि हम देश की पार्टी हैं, हम शहीदों की पार्टी हैं। तो ये शहादत केवल ये नहीं कि 1947 में दे दी और आप चादर ओढ़ के सो जाओ। वर्तमान का समय हर दिन शहादत का मांग रहा है। हर दिन देश की डिमांड है कि इस देश पर कुर्बानी की जाए।
तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देश किन कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्या आपको पता है? कितनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देश के लिए हो रही है? इस देश की तरक्की के लोगों को बर्दाश्त नहीं, कई विकसित देश नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। क्या आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हैं? तो इन सब चीजों से अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा। केवल बैकअप से राजनीति नहीं हो सकती। ये कुछ समय के लिए संसद में आपको पहुंचा देंगे, जैसे राहुल गांधी को पहुंचा दिया, लेकिन अब लीडरशिप की इतनी चुनौती आपके सामने कहाँ है कि आपका विजन क्या है? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कभी आप ये तो बताइए। केवल हिंदू मुस्लिम फिलिस्तीन का बैग टांग लेना, हम अल्पसंख्यकों की बात करते करते कांग्रेस को 60 साल हो गए, और आपने अल्पसंख्यकों की बात नहीं की बल्कि बहुसंख्यकों को नाराज करने की कोशिश की। कई कानून आपने ऐसे बना दिए जो अल्पसंख्यकों के हित में तो है लेकिन देश के हित में नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बहुत सारी चीज आपको सोचना पड़ेगा, पार्टी को नए सांचे में आपको ढालना पड़ेगा, और उन सब के अतिरिक्त आपको वो विचार देना पड़ेगा कि पार्टी आपके पीछे खड़ी रहे। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस ही नहीं दी आपने उनको। हमारे साथ योगेश जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को बताने की कोशिश की कि नेतृत्व करने के लिए आपको नए विचारधारा की जरूरत है, और आपको नए विचार लेकर के आने होंगे, देश के पटल में ऐसे मुद्दे लेकर के आने होंगे और ऐसे मुद्दों पर बात करनी होगी, देश का सामना करना होगा जिसकी जरूरत है, जो देश चाहता है, जो देश मांगता है, जो यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सबको पच सके, और जिससे जनता को यह लगे कि जनता आपके लिए मर सके और आपको वोट दे सके, और जनता को यह विश्वास हो कि अगर मैं इस पार्टी को या इस नेता को चुनता हूं तो मैं आगे चल के अपने देश को बहुत ही सुरक्षित हाथों में और प्रगतिशील हाथों में दे रहा हूं। यह विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल देश ने पीएम मोदी को उनके विजन, देश की प्रगति और वैश्विक मुकाम हासिल करने के वादे पर मौका दिया था। पीएम मोदी ने वैसा मद्दा था जो उन्होंने देश की जनता का विश्वास हासिल किया, और इसलिए ही तीसरी बार सत्तासीन होने का अवसर भी मतदाताओं ने उन्हें दिया। आने वाले सालों में प्रियंका की मौजूदगी कांग्रेस को कितनी मजबूत कर पाएगी, फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, और यह देखने का विषय होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, जैसे अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल। एक देश एक चुनाव का भी मुद्दा चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में कितना कारगर वह साबित हो पाती हैं, इस मुद्दे को कितने अच्छी तरीके से देश के हित में लेके जा सकती हैं। अन्य कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे समझना होगा, यह समय ही बताएगा। हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा में हमारे सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकाल कर के हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें। ऐसे ही बने रहिए हमारे प्रोग्राम मुद्दा के साथ और एशियन न्यूज के साथ। फिर होगी मुलाकात नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।